क्या नॉर्वे का फ्रांस की न्यूक्लियर डिटरेंस इनिशिएटिव में शामिल होना एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है? दोस्तों, यूरोप में कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले सालों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। नॉर्वे, जो हमेशा से अमेरिका का एक मजबूत सिक्योरिटी पार्टनर माना जाता था, अब फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डिटरेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। ये कदम यूरोप की बढ़ती चिंता को दिखाता है कि उसे अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाना होगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप की सिक्योरिटी का पूरा मॉडल अमेरिका के आसपास बना था। नाटो था, अमेरिकन ट्रूप्स थे, और सबको लगता था कि किसी भी बड़े खतरे की सिचुएशन में वॉशिंगटन सबसे पहले खड़ा होगा। फिर शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर। यूरोप ने देखा कि उसे उसके बिल्कुल पास एक फुल स्केल वॉर चल रहा है। रशिया अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहा है। इसी दौरान अमेरिका में भी पॉलिटिकल डिबेट्स बढ़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि अपनी सिक्योरिटीज का बोझ खुद उठाओ। यूरोप में कई लोगों ने इसे एक वार्निंग की तरह देखा। उन्हें लगने लगा कि अगर कल कोई बड़ा क्राइसिस आया तो यूरोप को सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में आर्कटिक और ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक फ्यूचर ट्रेड रूट्स, रेयर मिनरल्स और मिलिट्री पोजीशनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यूरोप को समझ आ गया कि फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। और इसी वक्त फ्रांस ने एक बोल्ड स्टेप लिया। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अनाउंस किया कि फ्रांस अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को एक्सपेंड करेगा, आर्सेनल बढ़ाएगा और यूरोपियन पार्टनर के साथ ज्यादा स्ट्रेटजिक ऑपरेशन करेगा। नॉर्वे का फ्रांस के साथ आना इसी प्रोसेस का हिस्सा है। ध्यान रहे, नॉर्वे अमेरिका को छोड़ नहीं रहा है। नॉर्वे आज भी नाटो का मेंबर है और अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्वे और कई यूरोपियन कंट्रीज अब एक बैकअप सिक्योरिटी लेयर भी बना रही है। अब सवाल उठता है, ईरान का इस कहानी से क्या कनेक्शन है? मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर लगातार टेंशंस, मिसाइल प्रोग्राम्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने यूरोप को यह सिखा दिया कि ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है। रशिया यूरोप के ईस्ट में चैलेंज है, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी साउथ में चैलेंज है, और इंडो पैसिफिक में चाइना का राइज एक अलग चैलेंज है। इसीलिए यूरोप अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को खुद मजबूत बनाना। और यहीं से इंडिया की एंट्री होती है। इंडिया शायद इस पूरे पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। सोचिए, एक तरफ इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस के साथ राफेल, सबमरीन, स्पेस और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। और तीसरी तरफ रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस टाइज को भी मेंटेन किए हुए है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक है। जब दुनिया कैंप्स में बट रही है, तब इंडिया किसी एक कैंप में बंद कर नहीं रहना चाहता। इंडिया अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, और रशिया के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स भी खुले रखता है। इसी वजह से आज दुनिया के लगभग सभी बड़े पावर सेंटर्स इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखते हैं। आने वाले सालों में जब यूरोप अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करेगा, तो इंडिया के लिए जॉइंट प्रोडक्शन, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एरोस्पेस कॉपरेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के नए अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं। और अगर यूरोप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ और आगे बढ़ता है, तो इंडिया के पास डिप्लोमेसी के और भी ज्यादा ऑप्शन होंगे। इसीलिए नॉर्वे और फ्रांस का ये एग्रीमेंट सिर्फ यूरोप की सिक्योरिटी की कहानी नहीं है, ये उस नए ग्लोबल ऑर्डर की कहानी है जहां अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना और इंडिया सब अपनी अपनी जगह डिफाइन कर रहे हैं। और इस बदलते हुए वर्ल्ड में सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन शायद भारत के पास है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।